कहानी के पहले भाग का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। अथर्व बोला, तुम टेंशन मत लो, जब इतना पता लगा लिया है तो ये भी पता चल जाएगा आखिर वो है कौन जो इतने सालों बाद बदले की चिंगारी अपने दिल में लिए हमारे सामने आया है। संजना का सीक्रेट रूम। न्यूज क्रैश होने के बाद संजना ने गहरी सांस ली और अपना सर चेयर पर टिका दिया। नमन खुशी से उछलते हुए बोला, प्रॉब्लम सॉल्व। संजना ने एक नज़र उसे देखा और फिर सख्त आवाज़ में बोली, प्रॉब्लम तो अब शुरू हुई है। उसे पता चल गया कि कोई है जो उसकी जान लेना चाहता है। नमन कंफ्यूज होकर बोला, मतलब? निमेश बोला, अभी घूंचू मतलब अचानक इतने साल बाद काजल का स्कैंडल सामने आया, तेरे दिमाग की बत्ती नहीं जली? पता नहीं किसने तुझे पुलिस में भर्ती दे दी, बकलोल कहीं का। नमन अभी भी ना समझी में निमेश को देख रहा था और सोच रहा था कि वो उसे गालियां क्यों दे रहा है। ये सब अथर्व का किया धरा है, वो हम तक पहुंचना चाहता है। ट्रस्ट में बहुत जल्दी वो हम लोगों के पास पहुंच जाएगा और उसके बाद नरक लोग भी पहुंचेगा। संजना ने इतना ही कहा और वहां से बाहर हाल में आ गई, जहां शौर्य और विवान उसी का इंतजार कर रहे थे। जब वो बाहर आई तो सीधे अपने कमरे में गई और वहां शावर लेकर अपने कपड़े चेंज किए, फिर अपने जख्मों पर खुद ही फर्स्ट एड करके कमरे से बाहर आई, जहां शौर्य विवान के साथ नमन और निमेश भी मौजूद थे। शौर्य बोला, ये सब चल क्या रहा है संजू? तुझे चोट कैसे आई और बच्चे कहाँ हैं? भाई वो बच्चे विवान के घर पर हैं, संजना ने थोड़ा हकलाते हुए कहा, क्योंकि शौर्य के मना करने के बाद भी वो विवान के साथ थी। शौर्य गुस्से से कुछ बोलने को हुआ कि उससे पहले ही विवान बोला। उसे कुछ भी कहा या पिछली बार की तरह उस पर हाथ उठाने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा मिस्टर शौर्य अग्रवाल। ये मेरे और मेरी बहन के बीच का मामला है, तुम ना ही बोलो तो बेहतर होगा। शौर्य ने भी गुस्से में जवाब दिया और संजना की तरफ देखने लगा। यार, यहाँ का टेम्परेचर तो पल पल बढ़ता जा रहा है, नमन ने धीरे से फुसफुसाकर निमेश के कान में कहा। 2 मिनट तुम अपना मुंह बंद करोगे? दिख नहीं रहा यार यहाँ पर क्या चल रहा है और तुम्हें बीच में अपनी बकैती करनी है? निमेश ने उसे डांट लगाई तो नमन का मुंह छोटा सा बन गया और चुपचाप सामने देखने लगा। संजू, मुझे तुझसे अकेले में बात करनी है, शौर्य ने संजना से कहा और उसे कुछ भी बोलने से पहले उसका हाथ पकड़कर उसके कमरे में ले गया और दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। अब कुछ बोलेगी तू या चुपचाप मेरे सामने खड़ी रहेगी? शौर्य ने दरवाज़ा बंद करते ही संजना से बोला, जो चुपचाप उसके सामने खड़ी थी। आई एम सॉरी भाई, मैं विवान से दूर नहीं रह सकी और तुमने उससे शादी कर ली। संजना की बात पूरी होती उससे पहले ही शौर्य ने कहा, जिसे सुनकर संजना ने अपनी नज़रें नीचे झुका लिया। संजना बोली, सॉरी भाई। सॉरी बोला, व्हाट सॉरी संजना? डैड अभी अभी कोमा से बाहर आए हैं और तूने बिना किसी को बताए विवान से शादी कर लिया। आर यू सीरियस? तुझे हुआ क्या है यार? और ये सब, ये चोट ये कैसे लगी? संजना बोली, किसी ने विवान के कार में बम फिट किया था। जब मैं यहाँ से विवान की कार लेकर निकली तब रास्ते में निमेश का कॉल आया। उसके कॉल रिसीव करने के चक्कर में फ़ोन मेरे हाथ से नीचे छूट गया और जब मैंने नीचे झुककर फ़ोन उठाया तभी मुझे सीट के नीचे बम देखा। मुझे कुछ समझ नहीं आया और जल्दबाजी में खुद को बचाने के लिए मैं गाड़ी से कूद गई, उसी वजह से मुझे हल्की सी चोट आ गई। उसकी बातों को सुनकर शौर्य ने गहरी सांस ली और उसे देखते हुए बोला, जब तूने फैसला कर ही लिया है तो मैं बीच में नहीं आऊँगा, बस इतना बता दे, डैड को कब बताएगी? संजना बोली, विवान डैड से बात करेगा। शौर्य बोला, आर यू सीरियस? और जब डैड को पता चलेगा वो कौन है तो डैड कैसे रिएक्ट करेंगे, ये तू अच्छे से जानती है। संजना बोली, आई नो भाई, जब प्यार किया है तो थोड़ा रिस्क लेना ही पड़ेगा और हाँ, इस बात की मैं गारंटी आपको देती हूँ, विवान वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। शौर्य बोला, जानता हूँ इसलिए चुप हूँ। तारा तुमसे मिलने की जिद कर रही थी, आज शाम को मैं उसे यहाँ लाने वाला हूँ, शौर्य ने कहा और उसके घर से चला गया। संजना अभी भी अपने रूम में ही थी, नमन और निमेश भी वहाँ से जा चुके थे। संजना जब कमरे से बाहर आई तो सब जा चुके थे और विवान किचन में था। संजना किचन में गई और पीछे से विवान के गले लग गई। क्या बना रहे हो? संजना ने वैसे ही उसकी पीठ पर अपना सर टिकाकर पूछा। कॉफ़ी, इसके अलावा मुझे कुछ भी बनाने नहीं आता, विवान ने उसके हाथ को पकड़कर अपने सामने किया
और उसको कमर से पकड़कर किचन प्लेटफॉर्म पर बैठा दिया। क्या कहा तुम्हारे खड़ूस भाई ने? विवान उसके चेहरे पर आए बालों को कान के पीछे करते हुए बोला। संजना बोली, कितनी बार कहा है मैं अपने भाई के बारे में कुछ भी नहीं सुन सकती, समझे? और तुम ना ज़्यादा टेंशन मत लो, कुछ नहीं कहा भाई ने, बस पूछ रहे थे डैड को कब बताना है। जल्द बताएंगे उन्हें, फ़िलहाल तुम ये कॉफ़ी पकड़ो। विवान ने दोनों कॉफ़ी मग उसके हाथ में थमाया और उसे अपनी गोद में उठाकर छत पर आ गया। उसे छत की रेलिंग पर बैठाकर खुद उसके सामने उसके कमर को पकड़कर खड़ा हो गया। तुम्हारे कार में बम किसने लगाया था? संजना ने काफ़ी का सिप लेते हुए पूछा। विवान बोला, तुम्हें क्या लगता है? संजना बोली, सच बोलूं तो मुझे जो लगता है वो तुम अच्छे से जानते हो। विवान बोला, सही सोच रही हो तुम, अथर्व ने लगवाया था। आफ्टर ऑल उसके अलावा कौन मुझे मारना चाहेगा? कसम से इस कमीने की तो फुर्सत से कुटाई करूंगी, इतनी गोलियां मारूंगी कि दोबारा इस दुनिया में आने पर भी डरेगा। संजना ने गुस्से में अपने एक एक शब्द को चबाते हुए कहा और विवान उसके चेहरे को देखकर मुस्कुराने लगा। जान, गुस्से में और भी कातिलाना लगती हो। उसके इस तरह बोलने से संजना ने उसे घूर कर देखा, जैसे बोलना चाह रही हो मैं कोई मजाक नहीं कर रही। विवान ने उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को देखा और अपने हाथ को उसके गर्दन में लगाकर उसके चेहरे को थोड़ा सा नीचे झुकाया और उसके होठों के पास अपना होठ ले जाकर बोला, आई लव यू जान, और अगले ही पल उसके होठों को चूम लिया। संजना ने भी कोई विरोध नहीं किया। शाम के वक्त विवान ने बच्चों को घर पर बुलवा लिया और उन सबके साथ बात करके थोड़ी देर मस्ती की, फिर डिनर करके अपने घर के लिए निकल गया। जैसा कि सौर्य ने कहा था, रात को तारा को भी संजना के पास लाया और तारा से मिलकर सारे बच्चे बहुत खुश हुए और थोड़े हैरान भी, क्योंकि नयन और तारा दोनों हूबहू एक दूसरे की कार्बन कॉपी लग रहे थे। तारा को भी बच्चों के साथ बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि अब तक वो अकेले ही रहा करती थी। कभी कभी संजना से मिल लिया करती थी, पर आज इतने सारे बच्चों के साथ मिलकर उसे घर जाने का मन ही नहीं हुआ, इसलिए सौर्य ने उसे वहीं पर छोड़ दिया। संजना और बच्चों को ध्यान रखने के लिए बोलकर वो घर से निकल गया। अगले दिन संजना ने ठान लिया था वो सबसे पहले इस अथर्व का दिमाग ठिकाने लगाएगी, और इधर विवान ने भी फैसला कर लिया था वो संजना के डैड से मिलकर जल्द से जल्द उन्हें सब कुछ बताएगा, पर उससे पहले उसे अपने माँ से बात करनी थी और उन्हें सब कुछ बताना था। शायद वो संजना को डैड को कन्विंस कर पाए इस रिश्ते के लिए। शादी तो उन्होंने पहले ही कर ली थी, पर हाँ, सबका रिएक्शन देखना बाकी था। माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, विवान ने स्वर्णा जी से कहा। दोनों इस वक्त ब्रेकफास्ट कर रहे थे। हाँ बोलो, तुम्हें मुझसे बात करने के लिए परमिशन लेने की ज़रूरत कब से पड़ने लगी? स्वर्णा जी ने उसके ऊपर नज़रें टिकाते हुए कहा। माँ, मैंने शादी कर ली है, विवान ने एकदम आराम से कहा। वाट? स्वर्णा जी को समझ नहीं आया वो कैसे रिएक्ट करें अपने बेटे के इस बात पर। हाँ, वो संजना को पसंद करती थी, पर अचानक विवान का ये बोलना कि उसने उससे शादी कर ली है, उन्हें गहरा झटका लगा। ये सब कब हुआ और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? उन्होंने थोड़ा हैरान होते हुए पूछा। सॉरी माँ, कुछ दिन पहले ही हम दोनों ने शादी की है, हालात कुछ ऐसे थे कि मैं आपको बता नहीं पाया। आगे भी विवान ने उन्हें सारी बातें बता दी, अथर्व और काजल का रिश्ता, और अथर्व ने काजल के साथ जो किया। विवान की कही बातों को सुनकर स्वर्णा जी को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। आखिर कोई आदमी इतना घटिया और गिरा हुआ कैसे हो सकता है जो पैसों के लिए अपनी प्रेग्नेंट बीबी को बेच दे? औरतों के विश्वास के साथ खेलना तो मर्दों का शौक बन गया है। स्वर्णा जी ने अपने और विक्रांत के रिश्ते को याद करके दर्द भरे लहजे में कहा। आखिर उनके साथ भी तो कुछ ऐसा ही हुआ था, जिस इंसान पर सबसे ज़्यादा भरोसा करके पूरी ज़िंदगी गुजारने के लिए जिसका हाथ थामा था, उसने उन्हें धोखा देकर किसी और से शादी कर ली थी। माँ, विवान अपनी माँ की हालत को समझते हुए उनके हाथों पर अपना हाथ रखा। स्वर्णा जी ने अपने आंखों में आए हल्के आंसुओं को साफ किया और विवान की तरफ देखते हुए बोली, सौर्य का डर बिल्कुल जायज़ है बेटा, सौतेला ही सही, अथर्व तेरा भाई है। ऐसे में वो अपनी दूसरी बहन को तुझे इतनी आसानी से कैसे सौंप देगा? और वरदान जी के बारे में भी सोच, उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपनी बड़ी बेटी को इतना दर्दनाक मौत मरते हुए देखा है,
फिर इतनी आसानी से अपनी छोटी बेटी को उस इंसान के हाथों में कैसे सौंप दे जो उस हैवान का भाई है। जानती हूँ तू बिल्कुल उस हैवान के जैसा नहीं है, भले ही तेरी रगों में तेरे बाप का खून बह रहा हो, पर उस रगों में बहते खून के हर एक कतरे में मेरे संस्कार भरे हुए हैं। मेरा बेटा मेरा अभिमान है। वो ज़िद्दी हो सकता है, गुस्सैल हो सकता है, हाँ अकड़ू भी हो सकता है, पर कभी भी औरतों की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता। माँ, विवान ने स्वर्णा जी को गले लगा लिया। जाने अनजाने से ही उसने अपनी माँ को इतने सालों से दबाए जख्म को फिर से हरा कर दिया था। अथर्व और दर्शन दोनों एक साथ काम करते हैं। वो दोनों अपने बिजनेस के आड़ में बहुत सारे इलीगल काम करते हैं, ड्रग्स डीलिंग, स्मगलिंग और भी ना जाने कैसे कैसे। मुझे कल तक उन दोनों की हर एक इलीगल कामों का एविडेंस चाहिए, संजना ने अपने सामने खड़े नमन और निमेश से कहा। नमन बोला, पर संजना, हमारे पास पहले से ही अथर्व के खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं, उसे हम आसानी से बर्बाद कर सकते हैं। संजना बोली, मुझे सिर्फ उसे बर्बाद नहीं करना है, उसे खून के आंसू रुलाने हैं। मरने से पहले वो खुद अपनी मौत के पीछे भागे, उसकी ऐसी हालत करनी है। निमेश बोला, बिल्कुल सही कहा, इतनी आसानी से तो उस कमीने को नहीं मरने दूंगा। उसकी वजह से रागिनी की हालत अभी तक इतनी ख़राब है और मैंने उसकी वजह से अपने बच्चे को भी खोया है। उसे इतनी आसानी मौत कैसे आ सकती है? नमन बोला, यू आर राइट, किसी भी रेपिस्ट को इतनी आसान मौत मुझे भी हजम नहीं होगा। उसे तो मुंबई के सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर मारना चाहिए और फिर बीच चौराहे पर फांसी दे देनी चाहिए। संजना बोली, बिल्कुल ऐसा ही होगा, तो फिर लग जाओ अपने अपने काम पर। और हाँ निमेश, मुझे दीदी माँ की असली पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए जो रागिनी दीदी के पास है। प्लीज़ तुम ट्राई करो कि उन्हें कुछ याद आए और वो हमें उस रिपोर्ट तक पहुँचाएँ। रागिनी के एक्सीडेंट होने के बाद उसकी दिमाग की हालत तो ख़राब हुई थी, साथ ही साथ वो बहुत कुछ भूल भी चुकी थी। इसलिए उस वक्त काजल की असली पोस्टमार्टम रिपोर्ट और कुछ वीडियो जिसमें आरती और दर्शन के कन्फेशन थे, जब अथर्व दर्शन को संजना की नकली पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने के लिए बोल रहा था, ये सब अभी तक रागिनी के पास ही थे और उसे कुछ भी याद नहीं था। संजना जल्द से जल्द इस खेल को ख़त्म करना चाहती थी। निमेश बोला, मैं ट्राई करूँगा। संजना बोली, ओके, बट उन्हें ज़्यादा स्ट्रेस मत देना, उनकी हेल्थ ज़्यादा ज़रूरी है। रात के वक्त संजना सारे बच्चों के साथ डिनर कर रही थी, तारा अभी भी उसके पास ही थी। तभी किसी ने डोरबेल बजाया और संजना से जाकर डोर ओपन किया तो सामने विवान खड़ा था। उसे देखकर साफ पता चल रहा था वो डायरेक्ट ऑफिस से यहीं आ गया, क्योंकि अभी भी वो अपने ऑफिस वाले आउटफिट में ही था। हेलो जान, विवान ने अपनी बाहें फैलाकर उसकी तरफ बढ़ना चाहा, पर संजना ने अपना एक हाथ उसके सीने पर रखकर पीछे की ओर धक्का दे दिया। कंट्रोल योरसेल्फ मिस्टर खन्ना, अंदर बच्चे हैं, सो थोड़ा कायदे में रहो। फायदे में रहोगे, संजना ने उसे घूरते हुए जवाब दिया और अंदर आ गए। विवान भी उसके पीछे पीछे अंदर आ गया और उसे देखते ही सारे बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि विवान उनके साथ खूब मस्ती जो करता था। हेलो भैया, सारे बच्चे एक साथ चिल्ला पड़े। हेलो माय डियर चिल्ड्रेन, कैसे हो सब, एंड स्पेशली यू तारा, कैसी हो? विवान तारा को गोद में उठाते हुए पूछा, क्योंकि तारा अभी तक विवान से अनजान थी, पर विवान तारा के बारे में अच्छे से जानता था। फाइन, आप कौन हो? तारा ने विवान को अजनबी निगाहों से देखते हुए पूछा। आपकी दीदी का फ्रेंड और सारे बच्चों का भैया, आपका भी भैया, विवान ने प्यार से जवाब दिया। तारा, नैन ने बताया था, उसने कहा था आप बहुत ही अच्छे हो। विवान बोला, आप भी बहुत अच्छी हो। चलो अब तुम सब जल्दी जल्दी डिनर करो, मैं चेंज करके आता हूँ। सारे बच्चे डिनर करने लगे और विवान रूम में चेंज करके वापस आया और किचन में चला गया जहाँ संजना थी। संजना इस वक्त फ्रिज से पानी की बोतल निकाल रही थी। वो जैसे ही पीछे मुड़ी, अचानक से विवान ने उसके कमर पर हाथ रखकर फ्रिज से सटा दिया। विवान, उसके अचानक इस तरह संजना के सामने आने से संजना डर गई थी और विवान को घूर कर देखते हुए बोली, ये अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूरना बंद करो, समझी? तुम्हारे घूरने से मैं डरने वाला नहीं हूँ, विवान उसकी आंखों में देखते हुए बोला और उसके कमर पर अपनी पकड़ और भी मजबूत कर दी। संजना ने उसके कॉलर पकड़कर उसके चेहरे को अपने चेहरे के करीब लाकर बोली, तुम्हारी आंखों में ये उदासी कैसी?
उसके सवाल पर विवान हल्का सा मुस्कुरा दिया और अपना एक हाथ उसके होठों पर फिराते हुए बोला, मुझे काफ़ी अच्छे से जानने लगी है मेरी जान। मैंने आज माँ को सब कुछ बता दिया। संजना ने कोई जवाब नहीं दिया और उसके होठों को हल्का सा चूम कर उसके निचले होठ को बाइट कर लिया। नाउ लीव मी मिस्टर खन्ना, बाहर बच्चे हैं। संजना ने अपने कमर से उसका हाथ हटाया और किचन से बाहर जाने लगी, लेकिन पीछे से विवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम्हारी ये बोल्डनेस मुझे पागल कर रही है। आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ जान। संजना ने पीछे मुड़कर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो कंट्रोल करो, मैं तो ऐसी ही हूँ, बस कुछ देर में खुद को रोक नहीं पाऊंगा। विवान ने शरारत से उसकी आंखों में देखते हुए कहा और उसके हाथ को खींचकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। सोचना भी मत। संजना ने इस बार उसके गर्दन को चूमकर हल्का सा बाइट कर लिया और उसे धक्का देकर दौड़ते हुए किचन से बाहर चली गई। सॉरी जान, पर तुमने सोए शेर को जगा दिया, अब हर जाना तो भुगतना पड़ेगा। विवान ने अपने होठों पर अपनी उंगलियां फिराया और वो भी बाहर आ गया। बच्चों के साथ डिनर करने लगा। डिनर करने के बाद बच्चों और विवान ने मिलकर खूब मस्ती की। तब तक संजना ने किचन समेट लिया और बच्चों को डांटते हुए बोली, चलो चलो सोने चलो, बहुत ज़्यादा रात हो गई है। सारे बच्चे रूम में सोने चले गए और संजना भी उनके साथ ही उनके रूम में अच्छे से सुलाने चली गई। वो जानबूझकर उनके कमरे में ज़्यादा वक्त ले रही थी, क्योंकि वो जानती थी विवान आज अपने घर नहीं जाएगा और अब तो शादी भी हो चुकी है, फिर वो कहाँ मानने वाला था। सारे बच्चों के सो जाने के बाद उसने उन्हें अच्छे से ब्लैंकेट उड़ाया और कमरे की लाइट ऑफ करके अपने रूम में आ गई। जैसे ही संजना ने रूम का दरवाज़ा खोला, विवान ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और बेड की तरफ बढ़ते हुए बोला, तुम्हारी सारी चालाकी समझता हूँ, तुम्हें क्या लगा लेट से आओगी तो मैं सो जाऊँगा। विवान प्लीज़ मुझे नीचे उतारो, नींद आ रही है मुझे, संजना ने उसे घूरते हुए कहा। विवान ने जैसे ही उसे बेड पर उतारा, संजना जल्दी से सरक कर दूसरे साइड चली गई और खुद को ब्लैंकेट में लपेट कर सो गई। उसकी इस बचकानी हरकत पर विवान मुस्कुराने लगा। मैंने डिसाइड किया है, आज रात हम रोमांस करेंगे, तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से सोने दूंगा? विवान ने उसके ऊपर से ब्लैंकेट खींचते हुए कहा और उसके ऊपर झुककर उसके माथे को चूम लिया। विवान प्लीज़ सोने दो, नींद आ रही है, संजना ने उसकी आंखों में देखते हुए रिक्वेस्ट किया। प्लीज़ जान, विवान ने भी रिक्वेस्ट किया और संजना ने हार मानकर कमरे की लाइट ऑफ कर दी। अगली सुबह जब विवान की नींद खुली तो संजना उसकी बाहों में किसी छोटे बच्चे की तरह लिपट कर सो रही थी। विवान की वाइट शर्ट में वो बिल्कुल किसी सफ़ेद खरगोश की तरह लग रही थी, उतनी ही मासूम और उतनी ही प्यारी। विवान ने उसके चेहरे पर आए बालों को कान के पीछे किया और कुछ पल उसे यूं ही देखता रहा। आई लव यू जान, विवान ने झुककर उसके माथे को चूम लिया और उसे अच्छे से ब्लैंकेट उड़ाकर उठ गया। दूसरी तरफ प्रधान जी और सौर्य ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी एक सर्वेंट ने आकर कहा, सर कोई आपसे मिलने आया है। सौर्य बोला, कौन? सर्वेंट बोली, सर मिसेस स्वर्णा खन्ना प्रधान सर से मिलना चाहती हैं। स्वर्णा जी का नाम सुनकर शौर्य को कुछ कुछ समझ में आ गया। वो प्रधान जी से क्या बात करना चाहती हैं। उसने सर्वेंट से उन्हें अंदर भेजने के लिए बोल दिया। नमस्ते। स्वर्णा जी ने अंदर आते ही प्रधान जी को ग्रीट किया। नमस्ते जी, बैठिए। क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? प्रधान जी ने सवाल किया, क्योंकि जहाँ तक उन्हें याद है वो उन्हें नहीं जानते थे। स्वर्णा जी बोली, जी नहीं, आप नहीं जानते, पर शायद मैं आपको जानती हूँ। सौरी उन दोनों के पास ही खड़ा था। एक सर्वेंट ने आकर वहाँ पर कॉफ़ी और कुछ खाने की चीज़ें रखी और वहाँ से चला गया। सौरी को ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा था, पर इस वक्त उसके बहन से ज़्यादा ज़रूरी उसके लिए कुछ नहीं था और वो जानता था स्वर्णा जी उसी बारे में बात करने आई हैं। प्रधान जी बोले, जी कहिए, क्यों मिलना चाहती थी आप मुझसे? स्वर्णा जी बोली, अपने बेटे के लिए आपकी छोटी बेटी संजना का हाथ मांगने आई हूँ। प्रधान जी को काफ़ी हैरानी हुई उनकी बातें सुनकर, क्योंकि इंडिया में ये बात काफ़ी कम लोग जानते थे कि संजना उनकी बेटी है। संजना जब से इंडिया में रह रही थी तब से उसने अपनी पहचान को छुपा कर रखा था। फिर स्वर्णा जी का यूं कहना कि वो उनकी छोटी बेटी का हाथ मांगने आई है उन्हें हजम नहीं हुआ। प्रधान जी ने सवालिया नज़रों से सौर्य की तरफ देखा तो सौर्य ने उन्हें समझाते हुए कहा, डैड ये स्वर्णा खन्ना है, विवान खन्ना की माँ,
और ये संजना और हमारी फैमिली के बारे में सब कुछ जानती हैं। वरदान जी बोले, सॉरी तुम्हें ऑफिस के लिए लेट हो रहा होगा, आई थिंक तुम्हें जाना चाहिए। पर डैड सॉरी नहीं जाना चाहता था, लेकिन वरदान जी की बातों को मना नहीं कर पाया और बेमन से ऑफिस के लिए निकल गया। मुझे नहीं लगता आपसे कुछ भी छुपाना चाहिए, इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं विक्रांत खन्ना की एक्स वाइफ हूँ। और स्वर्ण जी ने अपनी आधी बात ही कही थी, तब तक वरदान जी ने कहा, और अथर्व खन्ना की सौतेली माँ। जी, बदकिस्मती से आपने सही पहचाना। स्वर्णा जी के होठों पर हल्की सी दर्द भरी मुस्कुराहट तैर गई। वरदान जी बोले, जब आप इतना सब कुछ जानती हैं तो आपने उम्मीद भी कैसे किया कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता आपके बेटे से करूंगा। स्वर्णा जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्योंकि किसी भी माँ बाप के लिए उसके बच्चों की खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं होता। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्यार? पर संजना ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। वरदान जी थोड़ा हैरान हुए, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। संजना उन्हें हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बात बताती थी, पर इतनी बड़ी बात उसने अभी तक वरदान जी को नहीं बताई। वहीं अथर्व और दर्शन की रातों की नींद हराम हो गई थी, क्योंकि सातों रात उन दोनों के 2 फैक्ट्रियों में आग लग चुकी थी, जिससे वो दोनों काफ़ी परेशान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब अचानक हुआ कैसे। सुबह के 10 बज चुके थे और संजना अभी तक ब्लैंकेट में लिपट कर सो रही थी, तभी उसका फ़ोन अचानक से रिंग करने लगा। उसका उठने का मन तो बिल्कुल भी नहीं था। उसने अपना हाथ बढ़ाकर साइड टेबल से फ़ोन लिया और नींद में ही बोली, हेलो, तुम अभी तक सो रही हो? दूसरी तरफ से नमन की हैरानी भरी आवाज़ आई। यही पूछने के लिए तुमने कॉल किया था क्या? संजना ने नींद में ही झल्लाकर जवाब दिया। नहीं नहीं, मेरा मतलब है वो। उसके इस तरह बोलने से नमन सकपका गया। अब बोलोगे क्यों किया था? संजना ने इस बार भी थोड़ा गुस्से में कहा। वो रात को तो उन दोनों के फैक्ट्री में आग लगवा दी, अब आगे क्या करना है ये तो बताओ, नमन ने सीरियस होते हुए सवाल किया। ब्रेकिंग न्यूज, अथर्व खन्ना के कंपनी से बरामद हुई नकली शराब और ड्रग्स। समझ गया या कुछ और बोलूं? संजना ने कहा। समझ गया क्या करना है, नमन ने कहा और कॉल कट कर दिया। अब संजना की नींद खुल चुकी थी, उसे दोबारा नींद नहीं आने वाली थी। उसने फ़ोन में टाइम देखा तो लगभग उछल कर बेड पर बैठ गई। 10 बज गए और मैं अभी तक सो रही हूँ, और बच्चे, ओफो मैं भी ना। वो जल्दी से बेड से उठी और अपने बालों को जूड़ा बनाते हुए रूम से बाहर आ गई, पर ना ही हाल में और ना ही बच्चों के रूम में बच्चे थे। किचन से कुछ गिरने की आवाज़ आई, जिसे सुनकर वो किचन की तरफ बढ़ गई। गुड मॉर्निंग। विवान किचन में कुछ कर रहा था। संजना की आहट पाकर उसने पीछे मुड़कर उसे गुड मॉर्निंग विश करना चाहा, पर संजना को देखकर उसकी बात उसके गले में ही अटक गई और वो मुंह बाए उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? संजना ने एक बार खुद को देखा और फिर विवान को देखने लगी। जान, यू लुकिंग सो हॉट। विवान ने कुछ इस तरह कहा कि संजना को शर्म और गुस्सा दोनों एक साथ आया। उसने कल रात की विवान की वाइट शर्ट पहन रखी थी, जो उसके घुटने से थोड़ा ऊपर तक आ रहा था। संजना ने साइड में रखा हुआ टमाटर उठाकर उसके मुंह पर मारा, पर विवान ने हंसते हुए उसे कैच कर लिया। दिन पर दिन बेशर्म होते जा रहे हो। बताओ बच्चे कहाँ हैं? संजना ने दांत पीसते हुए कहा और विवान को हंसी आ गई। स्कूल चले गए। एंड तुम्हारे गुस्सा करने से पहले मैं बता दूं, मैंने उन सबको अच्छे से ब्रेकफास्ट करवा दिया था और अच्छे से रेडी भी करवा दिया था, सो तुम गुस्सा बिल्कुल भी मत करना और जाओ, जाकर जल्दी से सावर लेकर चेंज कर लो, इससे पहले मेरा इरादा ना बदल जाए। विवान ने मुस्कुराते हुए कहा और संजना उसे घूरने लगी। बदतमीज, वो उसे घूरते हुए बोली और कमरे में जाने के लिए जैसे ही किचन से बाहर आई, उसके होठों पर शर्मीली सी मुस्कुराहट तैर गई। ऐसे मुस्कुराते हुए और भी ज़्यादा कातिलाना लगती हो जान। किचन से विवान की आवाज़ सुनकर संजना और भी ज़्यादा मुस्कुराने लगी और कमरे में चली गई। रेडी होने के बाद संजना ने कबर्ड से अपना गन निकाला और जैसे ही पीछे रखने वाली थी, अचानक से विवान ने दरवाज़ा खोला, जिससे हड़बड़ाकर गन उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। जान, वो विवान कुछ बोलने को हुआ कि उसकी नज़र संजना के पैरों के पास गिरी हुई गन पर गई। एक पल के लिए तुमने मुझे डरा ही दिया। संजना ने गन उठाकर वापस अपने जींस के पीछे खोस लिया। जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम तो पुलिस ऑफिसर नहीं हो, फिर ये गन और रात को जो तुम अचानक से कहीं गायब हो जाती हो, ये सब क्या है? विवान ने उसके करीब आते हुए सवाल किया। संजना बोली, क्या गन सिर्फ पुलिस वालों के पास हो सकता है?
नहीं, पर ये वो भी और कुछ बोलना चाहता था, पर उसने अपनी आधी बात कही और चुप हो गया। संजना उसके करीब आई और उसके गर्दन में अपना हाथ लपेट कर उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, दीदी माँ की डेथ से पहले वो जिस हॉस्पिटल में एडमिट थी, वहाँ मैं डीआईजी सर से मिली। जब मैंने दीदी माँ की वैसी हालत देखी थी, तभी मैंने डिसाइडेड कर लिया था उनके गुनाहगारों को बस से बदतर मौत दूंगी। मैं उसी खुन्नस में हॉस्पिटल से बाहर आ रही थी, तभी अचानक किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। फ्लैशबैक। संजना गुस्से में हॉस्पिटल से बाहर जा रही थी, तभी अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। गुस्सा और रोने की वजह से उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। व्हाट द हेल, ये क्या बदतमीजी है। अचानक किसी के हाथ पकड़ने से वो गुस्से में पीछे पलटी। उसके सामने तकरीबन 45-50 साल के बीच के एक आदमी खड़े थे। उनकी आंखों की चमक और चेहरे का रौब बता रहा था वो कोई मामूली शख्सियत नहीं है। क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं, उस शख्स यानी डीआईजी सर ने कहा। जी, आपकी तारीफ। संजना ने तल्खी से उनकी आंखों में देखते हुए सवाल किया और बदले में उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माई सेल्फ डीआईजी अरविंद राय। काफ़ी पीते हुए बातें करें, अरविंद जी ने मुस्कुराते हुए कहा। थोड़ी देर बाद दोनों किसी कैफ़े के प्राइवेट एरिया में एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे। उन दोनों के सामने उनकी कॉफ़ी मग रखी हुई थी। बोलिए, क्या बात करनी है आपको। संजना ने ही बातों का सिलसिला शुरू किया। मैंने सुना तुम्हारी और डॉक्टर रागिनी की बातें। मैंने पता भी लगाया। मुझे तुम्हारी बहन के साथ जो भी हुआ मुझे पता है। अरविंद जी अपने दोनों हाथ टेबल पर टिकाते हुए बोले। सो वाट। संजना ने उनकी आंखों में देखते हुए बेखौफ होकर बोला, जैसे उसके सामने बैठा आदमी डीआईजी ना होकर इस कैफे का वेटर हो। अगर यही सवाल मैं तुमसे करूं तो, अरविंद जी ने कहा, तो मेरा जवाब ये होगा कि मैं उन दरिंदों को बस से बदतर मौत दूंगी। संजना ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा। और उसके बाद क्या। उन सबको मारने के बाद तो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। यहाँ मर्डर की सज़ा फांसी होती है। आई थिंक तुम्हें ये बात पता होगी, अरविंद जी ने संजीदगी से कहा। आई नो, पर उन सबको मारने के बाद अगर मुझे फांसी भी मिले तो मुझे मंजूर है, पर अपनी दीदी माँ के साथ हुए नाइंसाफ़ी का बदला तो मैं लेकर रहूँगी, संजना ने कहा। अरविंद जो कुछ पल शांति से संजना के चेहरे को देखते रहे, उसके बात करने का तरीका, उसकी बेखौफ अंदाज और उसकी आंखों में जो आग थी, उसे देखते हुए उन्होंने एक फैसला लिया। जब हथियार उठा ही रही हो तो एक काजल क्यों, उन सैकड़ों काजल को इंसाफ दिलाओ जो तुम्हारी बहन की तरह किसी न किसी की दरिंदगी की हवस की आग में झुलस कर अपनी जान दे चुकी हैं। अरविंद जी ने गंभीरता से उसकी आंखों में देखते हुए, पर उनके कहे हुए बातों का मतलब संजना समझ नहीं पाई और नासमझी में उन्हें देखने लगी। हमारे देश में ना जाने हर रोज़ कितनी लड़कियों को मॉलेस्ट किया जाता है। उनमें से आधी लड़कियां घर परिवार और समाज के डर से चुप रह जाती हैं। आधे से ज़्यादा पुलिस स्टेशन तक तो पहुंचती हैं, पर पुलिस वालों और कोर्ट के वाहियात सवालों को सुनकर अपना हिम्मत हार बैठती हैं। और कुछ लड़कियां हिम्मत दिखाकर इंसाफ के लिए आगे बढ़ती भी हैं, तो हमारे कोर्ट के नियम तारीख पे तारीख मिलती रह जाती हैं, पर इंसाफ नहीं मिलता। और तब तक वो दरिंदा ना जाने और कितनी मासूम लड़कियों को अपना हवस का शिकार बना चुका होता है। इन द केस 100% केसेज में से 10% लड़कियों को भी इंसाफ नहीं मिलता, और तुम्हें बस उन्हीं लड़कियों को इंसाफ दिलाना है। तुम्हारी दीदी माँ वो पहली लड़की नहीं है जिनके साथ ये सब हुआ। ऐसा हर रोज़ हर पल किसी न किसी लड़की के साथ होता रहता है, और मैं चाहता हूँ कि तुम जब हथियार उठा ही रही हो तो एक नहीं उन सभी काजल को इंसाफ दिलाओ जो इस कदर हिम्मत हार कर अपनी जान गंवा बैठती हैं। अरविंद जी ने अपनी बात खत्म की और संजना की तरफ देखते हुए उसके जवाब का इंतज़ार करने लगे। ये काम आप ही तो कर सकते हैं, संजना का सवाल जो कि जायज़ था। मजबूर हूँ कानून के हाथों। हम पुलिस वाले सिर्फ गुनाहगार को अरेस्ट कर सकते हैं, उन्हें सज़ा देने का हक सिर्फ कोर्ट का होता है, और सबूतों के दांव पेच में हम उन लड़कियों को इंसाफ नहीं दिला पाते। अरविंद जी ने भारी अफसोस से कहा, आखिरकार उन्होंने सच ही तो कहा था। पुलिस का काम गुनाहगारों को अरेस्ट करना ही तो होता है। मुझे क्या करना होगा। संजना उनकी बातों से राजी हुई और उनसे सवाल किया। मैं एक सीक्रेट ऑपरेशन शुरू करूंगा जिसके अंदर तुम और मेरा एक और होनहार ऑफिसर नमन तुम्हारे साथ होगा। तुम्हें हर हफ्ते लड़कियों के मॉलेस्टेशन के 10 फाइल्स मिलेंगी और अगले एक हफ्ते के अंदर तुम्हें उन सभी फाइलों को क्लोज करना है।
उन सारे दरिंदों का इनकाउंटर करके मैं खुद तुम्हें ट्रेन करूँगा। इन शॉर्ट तुम इस मिशन के लिए एक सीक्रेट एजेंट के तौर पर काम करोगी। अरविंद जी ने उसे सब कुछ तफसील से बताया और आगे भी उसे कुछ समझाया और संजना उनकी बातों से सहमत हो गई। मंजूर है, संजना बोली। फ्लैशबैक एंड। संजना ने विवान को सब कुछ बता दिया और उसकी तरफ देखते हुए बोली, अब मेरी लाइफ में कोई भी ऐसी बात नहीं है जो तुमसे छुपी हो, और ये बच्चे मेरी जान है। जैसे तुम मुझे जान बोलते हो ना, बिल्कुल वैसे ही। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।